नमस्कार दोस्तों, हिमालय एडू हब पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, ठीक है, जिसमें हम जीके का जो पेपर है आपका, जिसमें 1/3 वेटेज आपको मिलेगा जीके का, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों हमारा इंक्लूड होता है। करंट अफेयर की एक सीरीज ऑलरेडी हमने चला रखी है जिसको मैं कवर करता हूं। इसके अलावा उस करंट अफेयर में आपको देखने को मिलेगा कि हम कुछ स्टैटिक पार्ट भी पैरेलली कवर करते चले जा रहे हैं, जिससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको डील कर सको। ओके, इस वीडियो सीरीज में हमारा जो चल रहा है वो है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर कर रहे हैं, कुछ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको देख रहे हैं कि क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए जब कभी भी हम किसी टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अगर आता है तब पढ़ने का मजा है, तो वो वाली बात है। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इंडिया की फर्स्ट फीमेल जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 बार मेडल जीते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन विमेन एम्पावरमेंट और विमेन फर्स्ट फीमेल हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि किस तरीके से फर्स्ट फीमेल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु और इसके अलावा बबीता फोगाट। तो आप पॉज करके आंसर बता सकते हो। तो इसका आंसर आप देखोगे कि देखो यहां पर हम इस आंसर को ढूंढने से पहले इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या है इसका आंसर। सबसे पहली बात, अगर हमारे से कोई पूछे कि फर्स्ट वुमेन जिन्होंने इंडिया की तरफ से किसी गेम, ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया और उनको कोई मेडल मिला हो, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड थी, और इन्होंने सिडनी का जो ओलंपिक था 2000 का, उसमें अवार्ड जीता था, ये मेडल जीता था। हमारा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की तरफ से कौन सी फीमेल एथलीट या स्पोर्ट प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। तो यहां पर आप नोटिस करोगे इस लिस्ट में यहां पर भी पीवी सिंधु है, यहां पर भी पीवी सिंधु है, बैडमिंटन प्लेयर पुरुष वाला वी सिंधु। तो इन्होंने, आप देखोगे कि 2016 में जो ब्राजील की सिटी रियो डी जेनेरियो, वहां पर जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और 2020 जो रिसेंट जो ओलंपिक्स गए हैं टोक्यो में, वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, अगेन बैडमिंटन। तो आपका जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर सीधा हो गया पीवी सिंधु। बाकी इसके अलावा साइना नेहवाल, मैरी कॉम, इनकी बात करें तो इन्होंने भी अवार्ड जीते हैं, बट बबीता फोगाट का अभी इसमें कोई नाम नहीं है। आप यहां पर देखो, साइना नेहवाल ये भी बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता लंदन ओलंपिक्स 2012 में। मैरी कॉम ये बॉक्सिंग प्लेयर रह चुकी हैं, इनकी बात करो, बॉक्सिंग प्लेयर हैं बाय द वे, तो इन्होंने भी लंदन में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साक्षी मलिक ये रेसलर हैं, इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में ब्रॉन्ज जीता। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने टोक्यो 2020 में सिल्वर मेडल जीता। और एक है लवलीना बोर्गोहाइन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इनका बॉक्सिंग में पार्टिसिपेशन रहता है टोक्यो में। तो इस तरीके से ये ध्यान रखोगे कि हमारी तरफ से जो विमेन पार्टिसिपेंट रही हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पे कौन कौन से मेडल जीते और उनका किस स्पोर्ट से रेलेवेंस रही है, तो ये आप ध्यान रखोगे। साथ में ये चीज आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दी जो इस टेबल से क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 ये है कंट्रीज और कंट्रीज के कैपिटल से रिलेटेड। ये चीज हमने ऑलरेडी देखी थी कि जो स्टैटिक वाला पार्ट है हमारा, उस स्टैटिक वाले पोर्शन में हमें कंट्रीज, कैपिटल और करेंसी, ये तीनों चीजें देखने की जरूरत थी। कंट्री, कैपिटल, करेंसी एंड एम्ब्लेम्स, वहां के सिंबल्स, इनके बारे में भी हमें देखने की जरूरत है। तो अब यहां पर आपके सामने जो टास्क है वो है कंट्रीज की और उनकी कैपिटल्स की। तो आप पॉज करके आंसर दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। आपको एक एक का पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड देखो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो यूके है, यूके के बिल्कुल पास में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल आपको पता होगी डबलिन। तो ए में सेकंड, पहला पॉइंट। दूसरा, स्पेन की कैपिटल की बात करो तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। रियल मैड्रिड, एटलेटिको डी मैड्रिड, ये फुटबॉल क्लब्स हैं, उनका आपने नाम सुना होगा। तो बी में चला गया आपका फर्स्ट। फिर बात आती है यूक्रेन की। तो यूक्रेन की कैपिटल तो भाई बहुत फेमस है वैसे भी, अगर अभी नोटिस करो तो यूक्रेन में तो
जब से रशिया ने अटैक किया है तब से वैसे भी हाईलाइटेड है ये कीव, और टर्की की कैपिटल फिर बच गई अंकारा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में, फर्स्ट का ए का है सेकंड, बी का है फर्स्ट, सी का अगर देखो तो आपका फोर्थ, ठीक है, यहां पे फोर्थ इस तरीके से, और टर्की का आपका आ गया थर्ड, दैट मींस डी का थर्ड। ये जिसमें मैच कर रहा है वो आपका आंसर होगा। तो ए में सेकंड डन, फिर बी में फर्स्ट ये रहा, फिर सी में फोर्थ ये रहा, आंसर हो गया आपका ए। इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आपको 2 से 3 कैपिटल्स की भी, अगर 2 से 3 कंट्रीज की कैपिटल भी मैच करने में अगर थोड़ी हेल्प मिल रही है तो आप आंसर निकाल लोगे। यहां पे आपको ये देखना होता है कि कौन कौन से कंट्रीज को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ये जब आपकी अप्रोच बन जाएगी तो होता क्या है, सारी चीजें एक बंदे को या एक इंडिविजुअल को याद होना कोई जरूरी नहीं है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ अप्रोच होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से भी सॉल्व हो जाते हैं अगर आपकी अप्रोच ठीक ठाक डेवलप हो चुकी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपिटल एंड कंट्रीज एंड कैपिटल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्धा से एसोसिएटेड इनमें से कौन सी प्लेसेस हैं। करेक्ट आंसर पूछा है। एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा क्वेश्चन को जल्दबाजी में कभी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करो तो उस क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लोगे। जैसे गौतम बुद्धा से रिलेटेड प्लेसेस के बारे में पूछा है, पहली चीज। दूसरी बात क्या पूछी है कि करेक्ट आंसर, यहां पर रॉन्ग आंसर भी पूछ सकता है, इनकरेक्ट भी पूछ सकता है, उल्टा कर देगा क्वेश्चन को पूरा, ठीक है। अब आपको देख लेना है कि कौन कौन सी प्लेसेस गौतम बुद्धा से एसोसिएटेड है। अगर हम जनरल बात करें तो गौतम बुद्धा से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं उनकी आप बात करो तो इनमें मेनली 8 इंपॉर्टेंट होली लोकेशंस हैं, 8 इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऐसी हैं जो कि गौतम बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, जिनके नाम यहां पर देख सकते हो, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगरा, ठीक है, ये 4 हो गई। इसके अलावा आप देख सकते हो कि श्रावस्ती, सांक्या, राजगीर और वैशाली, तो ये टोटल 4 और 4 8 प्लेसेस हैं जो गौतम बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है। ये 8 की 8 प्लेसेस में या तो उनका जन्म हुआ, या उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं, या उन्होंने सबसे पहले अपना जो एक कहते हैं ना सेरेमन दिया, अपने फॉलोअर्स को एक स्पीच दिया, या फिर कहोगी एक तरीके से पढ़ाई करानी शुरू की थी कि लाइफ का नॉलेज क्या है, एक्चुअल में लाइफ क्या है। तो वो जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड ये डिफरेंट प्लेसेस हैं, आपको ये ध्यान रख लेना है। अच्छा, इनमें एक चीज मैं काम की बताऊं आपको, एक बार जब हमारा पैटर्न एकदम प्रॉपर सेट हो जाएगा ना तो उसके बाद में ये जो आपको कंटेंट यहां पर दिख रहा है, ये कंटेंट आपको एक कंपाइल फॉर्म में भी अवेलेबल करा दिया जाएगा हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट ऑलरेडी आप देख सकते हो, आप जाकर के गूगल करोगे जैसे हिमालय एडू हब तो आपको मिल जाएगा वहां पे, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूं प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आप ये ध्यान जरूर रखना क्योंकि वहां पर जो भी चीजें आपको यूट्यूब पे मिलेगी उनका कंपाइल्ड फॉर्मेट आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल कराया जाएगा, तो वो आप जरूर से कर लो। बाकी जो चीजें हैं वो विद द टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो गौतम बुद्धा से संबंधित प्लेसेस में सबसे पहले है लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। फिर दूसरी बात करें जो कि नेपाल में लोकेटेड है आज के समय में। कपिल वस्तु की बात करें तो वो भी मोरलेस उन्हीं से एसोसिएटेड है। वहां पर अगर देखें तो वहां पर इनका पालन पोषण हुआ था कपिल वस्तु में। इसके अलावा बोध गया जो कि आज के समय बिहार में है, वहां पर यह माना जाता है कि गौतम बुद्धा को वहां पर एनलाइटनमेंट हुआ था, दैट मींस उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा सारनाथ जो कि यूपी वाले एरिया में लोकेटेड है, वहां पर यह माना जाता है कि गौतम बुद्धा ने फर्स्ट सेरेमन किया था, दैट मींस पहली बार किसी को ज्ञान देने की शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर देखें तो कुशीनगरा जो एरिया है वहां पर यह बताया जाता है कि महापरिनिर्वाण हो गया था, दैट मींस उनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा बुद्धा ने कई ऐसे किंगडम्स, ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे विजिट भी किया था, क्योंकि अलग अलग जगह पर जाकर के इन्होंने जो भी सामाजिक कुरीतियां थी उनको ध्यान में रखते हुए कैसे लाइफ को आप कंड्यूसिव बना सकते हो, इस पर उन्होंने अपने स्पीचेस दिए थे। तो ऐसे में वो कौशल, मगध, इन किंगडम्स में भी अपनी ट्रेवल करके गए थे, जिनमें आप देखोगे कपिल वस्तु, राजगीर, वैशाली, बोध गया, सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ये कोशला किंगडम में रहा। इसके अलावा कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, साकेत, चंपापुरी,
ये कुछ और लोकेशंस हैं जो दूसरे आपके किंगडम में चले गए, पहला कौशला, दूसरा हो गया मगध में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि गौतम बुद्धा से रिलेटेड जो मेन प्लेसेस हैं वो तो देखो ये 8 है जो ऑलरेडी हमने देख ली। बाकी अगर कहीं पर गौतम बुद्धा से रिलेटेड सवाल आए कि भाई कहां पर उन्होंने अपने कदम रखे थे, कहां पर उन्होंने विजिट किया था, तो ये कुछ एडिशनल लोकेशन है। बाकी मेन तो ये 8 रहेंगी, जो एक तो 4 का तो स्टफ यहां पर आपके सामने और 4 का स्टफ यहां पर नीचे है ये। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखोगे। फिर बात आती है अब यहां पर आपको क्लियर हो गया, लुंबिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगरा, श्रावस्ती, साक्य, राजगीर और वैशाली। अब आप क्वेश्चन पे आओ। देखो, लुंबिनी था, क्या कुडनग्राम था वहां पर? नो। क्या लुंबिनी था? यस। क्या पावापुरी था? नो। क्या सारनाथ था? यस। कुशीनगरा? यस। तो इस तरीके से आप देखो कि ए और सी आपके आंसर में नहीं आ रहे। तो अब सबसे पहले अगर आपको यह पता है कि कुडनग्राम गौतम बुद्धा से एसोसिएटेड नहीं है, तो कुडनग्राम को आप एलिमिनेट करो। तो ए को एलिमिनेट जैसे ही करोगे तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। एक ऑप्शन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। यहां पे बच गया क्या? बी, डी, ई। बी लुंबिनी, यस, पैदा हुए थे। सारनाथ फर्स्ट सेरेमन, उन्होंने फर्स्ट अपना एक तरीके से पढ़ाई लिखाई या फिर आप कहोगे कि अपने फॉलोअर्स को ज्ञान देना शुरू किया था। और कुशीनगरा जहां पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, उनकी डेथ हुई थी। तो ये तीनों प्लेसेस हो गया आंसर। एक चीज याद होते ही आपका काम हो गया। फिर सवाल ये कि कुडनग्राम और कुशीनगर, सॉरी ये पावापुरी, ये किससे एसोसिएटेड है? तो यहां पर देखो, ये महावीर स्वामी से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से नहीं है। तो इस तरीके से जैनिज्म और बुद्धिज्म की जो कंटेक्स्ट है ना, वो आपको बहुत अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन इसी तरीके से कंफ्यूज करके दिए जाते हैं कि कहीं पे भी आप फंस जाओ, अटक जाओ। तो ये आपको ये चीज आपको जरूर से ध्यान रखनी है। बाकी ये जो मैप है, आप मैप में देख सकते हो कि कहां पर कौन सी लोकेशन है। आज का उत्तर प्रदेश ये रहा, बिहार ये रहा, और वहां पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं। सांकासा, श्रावस्ती, लुंबिनी, कुशीनगरा, वैशाली, राजगीर, बोध गया, सारनाथ, ये लोकेशन। और ये वाला पोर्शन है इंडियन मैप से पिक किया हुआ, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? अब दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट आपके दिमाग में पता नहीं क्या आ रहा होगा। हो सकता है आप हॉट डेजर्ट के बारे में सोच रहे हो सकता है आप कोल्ड डेजर्ट के बारे में सोच रहे हो। बट सवाल यह है कि हमें इन 4 ऑप्शंस के बारे में सोचना है। आपको क्या पता है वो एक अलग बात है। देखो, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हो सकता है आपको 12th बोर्ड एग्जाम्स तक बहुत इजी लगे होंगे। ठीक है, वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, टिक लगाना इधर उधर से पूछ पाछ के कैसे भी करके। बट यहां पर अब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको पेशेंटली सोचना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, यहां पर आपकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी जरूरी हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, इधर उधर से थोड़ा ताक झाक किया, बोर्ड एग्जाम की बात अलग होती है, राइट। बट यहां पर आपको खुद से खुद का सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वर्ल्ड के सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है इन चारों में से। थार है, अरेबियन है, सहारा है, ग्रेट विक्टोरिया है। इनके बारे में आपको सोचना होगा। सोचने से पहले हम एक बार चलते हैं मैप पे, तो ज्यादा इजी रहेगा। सबसे पहले ऑप्शन था थार। थार डेजर्ट है नंबर 8 वाला यहां पे, ठीक है, जो कि इंडिया पाकिस्तान वाले एरिया में एक्सटेंडेड है। फिर था एक विक्टोरियन डेजर्ट का नाम था, जो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। इसके अलावा एक डेजर्ट कौन सा था आपका, आगे ग्रेट विक्टोरिया। अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन पेनिनसुला नंबर 6 पे है ये। और फिर बच गया आपका सहारा डेजर्ट, जो नंबर 5 पे है। अब आप यहां से साइज से ही आइडिया लगा सकते हो कि भाई डेजर्ट उन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है। आंसर एकदम क्लियर है, सहारा डेजर्ट। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ भाई सहारा डेजर्ट है। अब यहां पर केवल इतने से काम नहीं चलेगा। यहां पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, टेबल दे दी, इधर तो डेजर्ट्स के नाम दे दिए और इधर आपको दे दिए कि किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो कॉन्टिनेंट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, या फिर आपको कॉन्टिनेंट के अलावा हो सकता है कंट्रीज के बारे में बोल दिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा अप्रोचेबल बनानी होगी। जैसे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो आपको यहां पर ग्रेट बेसिन डेजर्ट है वो मिलेगा, ठीक है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करो तो यहां पर नंबर 4 पे आपका पैटागोनियन डेजर्ट है, यहां पर ये नंबर 3 पे अटाकामा डेजर्ट है, और नंबर 2 पे ये पेरुवियन डेजर्ट है।
इसके अलावा देखोगे कि आपको यहां पर ये नंबर 10 वाला डेजर्ट जो साउथ अफ्रीका वाले एरिया में है, साउथ अफ्रीकन रीजन में है, कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, साउथ अफ्रीकन रीजन, तो ये है कालाहारी और नामीब डेजर्ट। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरियन डेजर्ट मैंने बता दिया। इधर ये नंबर 9 पे आप देख सकते हो गोबी डेजर्ट है, जो कि चाइना और मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है। इसके अलावा नंबर 7 वाला जो डेजर्ट आप देख सकते हो वो आप देखोगे ये तुर्कमेनिस्तान डेजर्ट है, मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो कि डेजर्टिफाइड है, वहां पर वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। फिर आप देखोगे यहां पर एक ये हमारे मोर और लेस सारे कंप्लीट हो गए। तो ये डेजर्ट्स आपको ध्यान रख लेने। कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ एक है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, साउथ अमेरिका में 3 डेजर्ट्स आ गए, एक तो पेरुवियन, एक अटाकामा, एक पैटागोनियन। फिर आप अफ्रीका की बात करो तो अफ्रीका में मोटे मोटे 2 डेजर्ट्स हैं, एक तो सहारा डेजर्ट आ गया और एक आपका आ गया यहां पर नामीबियन एंड कालाहारी डेजर्ट। कंबाइन करके देखो तो विक्टोरियन डेजर्ट एक इकलौता है ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा एशिया की बात करो तो एशिया में देखो सहारन डेजर्ट भी आ गया, थार डेजर्ट भी आ गया, तुर्कमेनिस्तान वाला डेजर्ट भी आ गया और गोबी डेजर्ट भी आ गया। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाइज अगर डेजर्ट देखें तो वो एशिया में है, और साइज वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। तो इस तरीके से आपको मैप के थ्रू भी प्रिपरेशन करनी होती है, जो कि हम हमारे प्लेटफॉर्म पे करवाते हैं। ठीक है, इसके आगे देखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ और उस पासपोर्ट के अकॉर्डिंग इन चारों कंट्रीज में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किसको कंसिडर किया गया? स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की अगर बात आ रही है ना, इसका मतलब ये कि आप जिस कंट्री की यहां पर नाम लेने वाले हो ना, उस कंट्री के पासपोर्ट को लेकर के अगर कहीं जाते हो तो आपको प्रायर वीजा लेने की नौबत नहीं आती है, कम से कम नौबत आती है। या फिर आप उस पासपोर्ट को लेकर के किसी दूसरे कंट्री में एंटर होते हो तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस से देखा जाता है कि हाँ, ये बंदा फला फला कंट्री से है, ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेगा, ये ऐसे कंट्री से बिलोंग करता है जिस कंट्री के खुद के क्रेडेंशियल्स बहुत हाई हैं, जिनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा हाई है। तो वो चीज यहां पे शो होती है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग इन चारों में से टॉप पे कौन है? तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा, फिर आंसर देखेंगे। देखो, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन बताई गई है सिंगापुर की। ठीक है, यह बताया जा रहा है कि 227 वर्ल्ड वाइड अलग अलग सॉवरेन कंट्रीज हैं या सॉवरेन टेरिटरीज हैं जहां पर आपको जाने के लिए मोर और लेस अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो सिंगापुर का अगर आपके पास में पासपोर्ट है ना, तो आप इन 227 में से 192 ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें बिना किसी प्रॉब्लम के एंट्री ले सकते हो। तो ये चीज क्या शो करती है कि सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है या द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है, कंसिडर किया जाता है। फिर बात आती है हमारे इंडिया की। जी, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की रैंक 2022 में तो 87 थी, बट अभी की बार रैंकिंग 80th आ गई। इसका मतलब हमारा पासपोर्ट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। इसका मतलब यहां पर यह है कि हम 57 ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। वीजा ऑन अराइवल का मतलब हो गया कि पहले से वीजा नहीं लिया, बट हमारा पासपोर्ट लेकर के इन 57 कंट्रीज में जैसे ही एंटर हुए, ऑन द स्पॉट हमने एप्लीकेशन फॉर्म डाला, हमें वीजा मिल गया। इसका मतलब पहले थोड़ा सा हम बुरा परफॉर्म कर रहे थे, अब की बार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब एक इंटरनेशनल रेपुटेशन आपकी जो है वो इंप्रूव हो रही है। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इससे क्या पता पड़ता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब आप किसी भी डेस्टिनेशन कंट्री में आप जाते हो तो वहां पर आपके पासपोर्ट को देख करके क्या आइडिया लगाया जा रहा है कि क्या आपका पासपोर्ट स्ट्रांग है या वीक है। अगर स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो वो लोग फिर आपको कहीं पे ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, उल्टा आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, आप हमारे देश में आए हो, वेलकम। ओके, तो इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। 227 ट्रेवल डेस्टिनेशंस के बारे में आइडिया देता है। ओके, तो ये ध्यान रख लेना। तो आंसर यहां पर नो डाउट पहले ही बता दिया, सिंगापुर। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी। अब आप देखो, इसमें स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं। पहले अगेन ये डायरेक्टिव लाइंस हैं, ये आपको देख लेनी है। 2 स्टेटमेंट्स आर देयर, आपको देखना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर पूछा है,
सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखो कि 1996 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार जिस भी प्रधानमंत्री की चल रही थी 1996 में, वो एक वोट से गिर गई। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं बार बार, ये ध्यान रख लेना है कि प्राइम मिनिस्टर डिफीट होते हैं, हार जाते हैं, और उनको एक वोट कम मिला, जितनी उनको मेजॉरिटी साबित करनी थी उससे उनको एक वोट कम मिला, और उसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई 1996 में। क्या यह बात सही है या गलत, यह आपको सोचना है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जब एचडी देवेगौड़ा जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जिनके खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास हुआ, या फिर ये कहो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ में क्लियर हो गया, या फिर ये कहो कि लोकसभा में उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। दैट मींस उनके पास में मेजॉरिटी नहीं रही लोकसभा में। ठीक है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनके खिलाफ में, या फिर जिनकी सरकार कॉन्फिडेंस लूज करने की वजह से गिरी? तो ये दो स्टेटमेंट आपको देखने हैं, आंसर आपको देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्या पहला सही दूसरा गलत, या दूसरा सही पहला गलत, आपको ये देखना है। अब आपको इसको ढंग से, अगर आपने टाइमलाइन स्टडी की है तो आपको थोड़ा याद होगा कि 1977 जब इमरजेंसी रिपील कर ली जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा, अगर आपने 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पढ़ी है तो डेफिनेटली थोड़ा आइडिया होगा, नहीं है तो आप यहां पे देखो कि 1977 में मोरारजी देसाई हैं वो बन जाते हैं प्रधानमंत्री, और आप देखोगे वो सरकार जो बनी थी वो बनी थी जनता पार्टी की। ओके, उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो पार्टीज ने मिलकर के कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को चुनाव में हराने के लिए कोalition क्रिएट किया था, एक ग्रुप बड़ा बनाया था, नाम ही दे दिया जनता पार्टी। एग्जैक्टली वैसे जैसे ये अभी INDIA करके ग्रुपिंग जो चल रही है वो। ठीक है, तो ऐसे में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई जो हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बाकी चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, ये दो ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्हों को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मोरारजी देसाई तो क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर, और इन दो इंडिविजुअल्स को बनाया गया, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, इनको आपने बनाया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब क्या होता है कि कांग्रेस ने अपनी चाल चलनी शुरू की, पता पड़ा कि मोरारजी देसाई के पास में सपोर्ट डाउन हो रहा है, तो मोरारजी देसाई को ये पता पड़ने लग गया 1979 तक कि भाई सरकार अब ज्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि लोकसभा में हमारे पास मेजोरिटी रहे या ना रहे। लोकसभा की मेजोरिटी का सिंपल सा तरीका मैं बताऊं, इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, जैसे आज की हम बात करें, दैट इज अराउंड 543। ओके, इसकी मेजोरिटी का मतलब हो गया आप 543 को 2 से डिवाइड कर दो +1, इसका मतलब ये हो गया कि आपको टोटल हाउस की स्ट्रेंथ का 50% +1 सीट आपको अपने हाथ में रखनी होगी। वो अगर आप रखते हो तो आप क्या करते हो, ऑटोमेटिकली मेजोरिटी में रहते हो। इसका मतलब आज के समय में अगर आपको सरकार बनाए रखनी है तो आपको 272 सीट्स चाहिए है लोकसभा में। तो ऐसी परिस्थितियों में मोरारजी देसाई के पास में ये परिस्थिति, फेवरेबल सिचुएशन नहीं थी, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे ही आया उस टाइम पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये ध्यान रखना कि पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी प्राइम मिनिस्टर के सामने आया था तो वो थे मोरारजी देसाई। हाँ, वो बात अलग है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पे पास होने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले ही रिजाइन कर चुके थे। फिर उनके बाद में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है, 1980 में दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, 80 से लेकर के 84 तक इंदिरा गांधी असैसिनेट कर दी जाती है। 84 में इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद में उनके बेटे राजीव गांधी जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 84 से लेकर के 89 तक। फिर 89 के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें फिर से कोalition की गवर्नमेंट बनती है, लीड करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, VP सिंह। ठीक है, तो उनकी सरकार भी कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते ही गिरी थी। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर एचडी देवेगौड़ा जी की। सेकंड स्टेटमेंट में एचडी देवेगौड़ा जी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी सरकार गिरी थी क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था। अभी तो एचडी देवेगौड़ा जी का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, इनका तो सीन आता है 96 के लगभग। तो आप देखोगे 96-97 के लगभग इनका सीन रहता है, तो आप देखोगे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं थे ये जिनके खिलाफ में इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया हो। फिर पहला स्टेटमेंट आप देखोगे
कि 1996 में जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उनके खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और वो सरकार गिर गई थी सिर्फ एक वोट की कमी से। तो देखो ऐसा सिनेरियो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के साथ हुआ था, ठीक है। पर फर्क थोड़ा सा है टाइम का, तभी तो बोल रहा हूं एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है। यहां पर 1996 लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर, वन वोट, तीनों चीजें ध्यान रखनी है। अब आप देखोगे यहां पर कि 1996 में नहीं, ये डेफिनेटली सही बात है, बट ये सच्चाई है 1999 की, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट शॉर्टेज की वजह से गिर गई थी, ठीक है। हाँ ये बात सही है कि 1996 के टाइम पर अटल जी की सरकार जो है वो 13 दिन के अंदर चली गई थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही साबित नहीं कर पाए थे, तो नो कॉन्फिडेंस लाने का तो मतलब ही नहीं था, मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद में एच.डी. देवेगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो इनके पास में भी कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं शॉर्टेज के। पर जब हम बात करते हैं वन वोट से सरकार गिरना, वो 1999 में गिरी थी, जब अटल जी की गवर्नमेंट 13 महीने कंप्लीट कर चुकी थी। और उस टाइम पर तमिलनाडु की पार्टी है AIADMK, जिसकी लीडर पहले हुआ करती जयललिता जी, उन्होंने जब सपोर्ट विड्रॉ कर लिया तो सरकार चली गई थी माइनॉरिटी में, और एक वोट शॉर्ट होने की वजह से सरकार गिर गई थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स है ना, ये गलत हैं, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो दोनों स्टेटमेंट्स की फॉल्स की बात हो रही है बी में, और ये सारी चीजें आप यहां से डिटेल में देख सकते हो। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम बात करें तो सबसे पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया में कब आया, तो आप जरूर याद रखोगे कि आचार्य JB कृपलानी जी ने 1963 में लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया था। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका थर्ड टेन्योर चल रहा था, और वो भी कब, जब 1962 में हम चाइना से हार गए थे, उसके बाद में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। वो बात अलग है कि नेहरू जी के पास में अच्छी खासी मेजॉरिटी थी, सरकार का कोई भी बाल बांका नहीं हुआ। फिर मोरारजी देसाई की बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अटल जी की सरकार गिरी, बट वो 1999 में गिरी थी। एच.डी. देवेगौड़ा जी की जो सरकार गिरी थी वो 97 में गिरी थी। इसके अलावा VP सिंह की गवर्नमेंट बताई मैंने 1990 में। इसके अलावा देखो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, ध्यान रखना ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होता है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में 3 पिलर हम कंसिडर करके चलते हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक लेजिस्लेचर और एक जुडिशरी। तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, साथ लेकर के चलते हैं। ओके, तो इस केस में आप देखोगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये तीनों एक दूसरे को जब चेक एंड बैलेंस करते हैं, तो उस केस में अगर वहां पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो वो ही सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जैसे हमारे देश में एग्जीक्यूटिव है, वो लेजिस्लेचर के पार्ट है, और उन लोगों को जवाब देना पड़ता है जब भी ऑपोजिशन पार्टी वाले कुछ भी सवाल करें। तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव जब लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए ना, तो वही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है कि सरकार वही बनाएगा जिसके पास में आप देखोगे लोकसभा में मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी का मतलब हो गया 50%, लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% + 1, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75(3) ये कहता है कि भाई आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनाने वाली पार्टी है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। इसका मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अगर कहीं पे छवि देखने को मिले, कहीं पे मेंशन मिले, तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में मेंशन्ड है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रूल है वो लोकसभा में संबंधित है, और उसमें जो रूल नंबर है, लोकसभा की रूल बुक है उसमें रूल नंबर 198, उसमें लिखा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। एक्चुअल में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आती है ऑपोजिशन पार्टी सरकार को गिराने के लिए, कॉन्फिडेंस का मतलब मेजोरिटी मानो आप, ठीक है, और कॉन्फिडेंस मोशन है वो गवर्नमेंट लेकर के आती है जब ये बताती है कि हमारे पास में मेजोरिटी है। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप यहां पर 1 to 1 इस स्लाइड को देखोगे तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। एक चीज जरूर ध्यान रख लेना, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में आ सकता है, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा में नहीं आता है, ठीक है। पार्लियामेंट के भी 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। बाकी और चीजें हम स्टैटिक पोर्शन में जो है वो
कवर करते ही जाएंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था हमारे पास में कंटेंट, और आपको इसी तरीके से डिटेल में कंटेंट मिलता चला जाएगा। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फॉलो करो, और अगर कोई डाउट हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।